सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट समावेशी शिक्षा। ये थर्ड सेमेस्टर का दूसरा पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है जो 50 नंबर का होता है, जिसमें से 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा आप सभी को इससे हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो कंफर्म है कि आपके इस जितने भी हम लोग प्रश्न डिस्कस करेंगे इसमें एक या दो प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछ लेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके। इस क्लास की जो टाइमिंग होती है दोपहर के 3 बजे। इसके पहले हमने शैक्षिक मूल्यांकन की क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड किया, क्लास 1। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड हम कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे और ये जितने भी प्रश्न है राजन सीरीज के हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि समस्यात्मक बच्चों से क्या अभिप्राय है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, समस्यात्मक बच्चों से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है बैलेस्टाइन। बैलेस्टाइन के अनुसार समस्यात्मक बच्चे क्या होते हैं, आइए इस पे हम लोग जानते हैं। इन्होंने बोला है कि समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनका व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय, समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। अगर हम बहुत ही सिंपल आप सभी को एग्जांपल दें तो आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे प्राइमरी लेवल पर जो बच्चे पढ़ते हैं, जो स्टार्टिंग में क्लास ज्वाइन करते हैं, जिनका एडमिशन क्लास 1, क्लास 2 में होता है, तो आप देखेंगे ना कि अगर आप उनको कुछ समझाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब समझ नहीं पाते हैं और ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका निदान करने के लिए क्या होता है, शिक्षक को लाया जाता है। तो उसी को बैलेस्टाइन ने अपने शब्दों में बोला है कि समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनका व्यवहार तथा व्यक्तित्व तो इस सीमा तक असामान्य होता है, यानी नॉर्मल नहीं होता है। ठीक है, असामान्य होते हैं। वे चाहे घर हो या फिर विद्यालय हो या फिर समाज में कोई ना कोई समस्या के जनक बन ही जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें बार बार मना किया जाता है कि आप रोड पे न जाओ, लेकिन वो बार बार जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक समस्या, यानी वो क्या हो गया, समस्यात्मक बच्चे हो गए। तो इस तरीके से ये बैलेस्टाइन के शब्दों में था। आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड आपका प्रश्न है कि निर्देशन का अर्थ क्या होता है, गाइडेंस, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट इसको भी आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो निर्देशन यानी गाइडेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है निर्देशन। इसका सामान्य अर्थ है मदद करने से लिया जाता है। अब यहाँ पर जॉन्स के शब्दों में इन्होंने क्या, अभी तो हमने जाना कि निर्देशन का सिंपल अर्थ होता है कि यह मदद करने से लिया जाता है। ठीक है, बट यहाँ जॉन्स जी हैं, इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। निर्देशन का अर्थ जैसे प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना, पथ प्रदर्शन करना, इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। तो ये जैसे कि गाइडेंस, निर्देशन, जैसे बहुत ही अच्छा एग्जांपल, अगर छोटे बच्चों को अगर टीचर कुछ भी ना पढ़ाए तो वो कैसे सीखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। तो यहाँ पर गाइडेंस कौन हो जाते हैं, टीचर हो जाते हैं। घर पे कौन होते हैं, तो उनके माता पिता हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो निर्देशन का सिंपल अर्थ क्या होता है, एक बार हम फिर से आप सभी को रिपीट करके बता दे रहे हैं, है ना। तो इसका सामान्य अर्थ होता है मदद करने से लिया जाता है, बट जॉन्स ने क्या बोला कि प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन करना, इसका अर्थ सहायता से भी अधिक हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, तीसरा आपका प्रश्न है कि परामर्श की परिभाषा दीजिए। अब जैसे कि क्या होता है ना कि जब ऐसी समस्या आ जाती है, जब माइंड जो है वो काम नहीं करने लगता है, तो हम बहुत ही नॉर्मली किसी से भी पूछ सकते हैं कि आप थोड़ा इस पे परामर्श दे सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, बट यहाँ पे पूछा है परामर्श की परिभाषा दीजिए, जो कि मनोवैज्ञानिक के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो मायर्स यहाँ है, इनके अनुसार परामर्श की परिभाषा क्या होती है। तो इसका तात्पर्य होता है कि दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें
एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। तो जैसे मैंने आप सभी को बताया, बट ये मायर्स के अनुसार था कि परामर्श का तात्पर्य हो जाता है कि जब दो व्यक्ति आपस में संपर्क करते हैं, जिसमें पहला व्यक्ति जो होता है यानी जो भी एक व्यक्ति होता है, किसी प्रकार की सहायता दी जाती है दूसरे व्यक्ति से। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है कि मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। जो मनोविज्ञान जो भी है ये कहाँ पर स्थित है, तो मनोविज्ञान शाला जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। उसके बाद देखिए 5th है कि मनोविज्ञान शाला जो कि इलाहाबाद यानी अब जो कि प्रयागराज हो गया है, इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई, तो 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक है, हो सकता है कि ये एग्जाम में पूछ भी ले जाए मनोविज्ञान से रिलेटेड, तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना किसने किया। सो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो किया आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य नरेंद्र देव जी ने इसकी स्थापना की थी। क्लियर। प्रश्न नंबर 7 है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश का संस्था प्रमुख क्या कहलाता है। तो यहाँ का मतलब जो भी मनोविज्ञान शाला है 1954 में इसकी स्थापना हुआ और आचार्य जी ने किया, बट ये जानना है ना कि जो उस मनोविज्ञान में जो भी प्रमुख होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर उनको पदेन निदेशक कहा जाता है। क्लियर। फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, पदेन निदेशक कहा जाता है। जो भी मनोविज्ञान शाला के प्रमुख अधिकारी होते हैं उनको पदेन निदेशक कहा जाता है। राइट। अब नेक्स्ट, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन हेतु कितने पद सृजित हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के संचालन हेतु कितने पद। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 पद सृजित है। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 पद सृजित है। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने मनोविज्ञान शाला से बहुत ही जो महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको याद रखना ही रखना है, कैसे भी, अब आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे रखना है ना। सो इसलिए यहाँ पे देखिए, मनोविज्ञान के सबसे पहले ये है कहाँ, तो अपने यूपी के प्रयागराज में स्थित है। दूसरा फैक्ट ये पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1954 में। अब इनकी स्थापना किया किसने, तो इसकी स्थापना किया आचार्य नरेंद्र देव ने। क्लियर। अब देखिए, यहाँ जो मनोविज्ञान शाला है इसमें जो भी प्रमुख होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको पदेन निदेशक कहा जाता है। और मनोविज्ञान जो कि इलाहाबाद में स्थित है, जो कि 1954 में किसके द्वारा, तो आचार्य नरेंद्र देव जी के द्वारा। और जो भी पद सृजित किए जाते हैं वो कितना, तो संचालन हेतु जो पदों की संख्या होती है वो 2। तो आई होप कि ये 4 से 5 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि आप सभी को याद हो गए होंगे। क्लियर। आप इसको याद कर ही लीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है। और देखिए, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आएगा तभी इसको याद करेंगे, क्योंकि प्रयागराज में है, आपको इसके बारे में नॉलेज है, जानकारी है, तो किसी अदर पर्सन को आप शेयर कर सकते हो। इससे क्या होती है ना कि जो आपका IQ लेवल होता है वो इंक्रीज होता है, न कि घटता है। तो जो कुछ भी अगर आपको यूनिक चीजें पता चलती है तो दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। अब शेयर करने में ये नहीं है कि आप अपना शेयर कर दे तो आपका घाटा हो जाएगा, नहीं। इससे क्या होता है, जो आपका IQ लेवल होता है, जो भी आपने क्वेश्चन याद किया वो मतलब कंफर्म हो जाता है और कभी भी किसी टाइम में भूलता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो कुछ भी अगर आप नई चीजें सीख रहे हो तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करना चाहिए। फिलहाल ये मनोविज्ञान से रिलेटेड इतना हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न है कि जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है। तो यहाँ पर देखिए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी CMO करता है। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए, फैक्ट है। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो बच्चे नॉर्मल बच्चों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से पिछड़े
आदि प्रकार के बच्चे। देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले तो आप जैसे कि अगर हम सिंपल कहें, आप जैसे आपसे बेकर इंटर्नशिप चल रहा है, ठीक है, तो आप जाकर देखते होंगे कि उसी में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ वो कर देते हैं। यानी वहाँ पे क्या हुआ, वो नॉर्मल बच्चों से क्या हुआ, विशिष्ट यानी प्रतिभाशाली हुए। बट उसमें भी कुछ अलग बच्चे आते हैं, विशिष्ट में भी अलग बच्चे आते हैं। जैसे अगर किसी किसी बच्चे को सब कुछ पता होता है लेकिन जो वो बोलने का तरीका होता है वो बोल नहीं पाता है या कह नहीं पाता है या बहुत ही ज़्यादा शर्मिल, यानी वो भी उस श्रेणी का क्या हो जाएगा, वो भी विशिष्ट। यानी सिंपल कहें तो सामान्य बच्चों से जो अलग होते हैं उसी को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि जो IQ होता है वो कितना होता है। आपने प्रथम सेमेस्टर में भी पढ़ा था और आई होप कि आपको याद भी होगा। इतना तो मैं कंफर्म के साथ कह सकती हूँ क्योंकि प्रथम सेमेस्टर में आप सभी ने जो तैयारी किया था बहुत ही बेस्ट किया था। जब हमने आप सभी को टेस्ट क्लासेस प्रोवाइड किया तो आई थिंक सभी जितने भी प्रशिक्षु हैं सभी आंसर सही किया करते थे। अब यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल उनका सही आएगा कि सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि जो होती है वो 90 से 110 तक होती है, ठीक है। और प्रतिभाशाली जिन्हें हम विशिष्ट बालक भी कह सकते हैं, तो प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि जो होती है वो 140 से अधिक होती है, ठीक है। तो आपका भी इतना ही होना चाहिए, है ना। सो चलिए 13 आपका प्रश्न है कि 2018 का पूछा हुआ भी प्रश्न ये कि बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जितने भी प्रश्न प्रथम सेमेस्टर के ही हैं, हमने पहले ही आप सभी को बताया था। तो बुद्धि लब्धि से हम क्या समझते हैं, तो मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे हम बुद्धि लब्धि कहते हैं। अब बुद्धि लब्धि आप कैसे निकाल सकते हैं, इसका सूत्र होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु और वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। अब देखिए मानसिक आयु क्या होता है, वास्तविक आयु क्या होता है, ये भी आप सभी को मतलब पता होगा, बट अगर किसी प्रशिक्षु को नहीं भी पता है तो चलिए मैं बता देती हूँ। जैसे देखिए कोई बालक है, ठीक है, वो 4 साल का है यानी वो क्या हुआ, वो उसका वास्तविक आयु है और वो क्या कर रहा है कि क्लास 5 के जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर कर दे रहा है। यानी जो उसका मानसिक आयु है वो क्या है, क्लास 5 के लेवल, तो 5 हम करेंगे बटे में जो उसकी आयु है वो लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100 बस कट कर देंगे तो उसका IQ निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी बालक का IQ चेक कर सकते हो कि इसका IQ लेवल जो है वो कितना है। क्लियर? आगे बढ़े अब नेक्स्ट, तो ये सूत्र याद कर लीजिएगा, ठीक है। मानसिक बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। बुद्धि लब्धि क्या होता है, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, बुद्धि लब्धि या IQ बोलते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। देखिए 14 प्रश्न है कि शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की परिभाषा सिरिल बर्ट के अनुसार लिखें। तो ये एक प्रकार का स्टेटमेंट हो गया और जैसे स्टेटमेंट हो गया तो फिर आप सभी को इसको याद को करना ही पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अगर अभी आप इस पर फोकस कर लेंगे तो टेट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की परिभाषा सिरिल बर्ट के अनुसार लिखें। तो पिछड़े बच्चे वे कहलाते हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि या बुद्धि लब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम होता है, वो पिछड़े बच्चे होते हैं, ठीक है। अब पिछड़े बच्चे जैसे कि आपको पता ही है कि जिनकी IQ थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है, 85 से भी कम होता है तो खुद ही वो पिछड़े आएंगे, ठीक है। देखिए 15 आपका प्रश्न है किसका स्टेटमेंट है, विशिष्ट बालक जैसा कि बाल मनोविज्ञान में प्रयुक्त होता है। जैसे तात्पर्य अधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली बालकों के साथ साथ उन बालकों से भी जो निम्न बिंदु बुद्धि या अन्य शिक्षण असमर्थताओं के होते हैं। यह कथन किसका है, रेबर का। देखिए कहना क्या चाहते हैं, ये रेबर जी का स्टेटमेंट है। ये कह रहा है कि विशिष्ट बालक के बारे में इन्होंने डिफिनीशन दिया है पूरा, विशिष्ट बालक जैसा कि
बाल मनोविज्ञान में प्रयुक्त होता है। इससे तात्पर्य अत्यधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली होने के साथ साथ उन बालकों से भी जो निम्न बुद्धि या अन्य शिक्षण असमर्थताओं के होते हैं। तो मैंने अभी आप सभी को स्टार्टिंग में बताया कि विशिष्ट बालक वो उस मतलब जिनका प्रतिभाशाली, जिनका आईक्यू बहुत अच्छा है वो भी आ जाते हैं, और जिनका आईक्यू लेवल कम होता है वो भी आ जाते हैं, यानी वो सामान्य बच्चों से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। क्लियर? देखिए 16 प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है, तो अभी हमने जाना 140 से अधिक। पिछड़े बच्चों से आप क्या समझते हैं? सोनल के अनुसार पिछड़ा हुआ बच्चा वह है जो अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में अत्यधिक शैक्षिक दुर्बलता को प्रदर्शित करता है, यानी क्लास 5 में चला गया है और अगर उसको क्लास 2 के क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पिछड़े बच्चों की श्रेणी में उनको रखेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट 18 प्रश्न है कि पिछड़े बच्चों की विशेषताएं बताइए। सो फ्रेंड्स, पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि सामान्य या औसत से कम होती है। पिछड़े बच्चों का अधिगम स्तर जो होता है बहुत ही ज्यादा मंद होता है। पिछड़े बच्चों का व्यवहार असमायोजित, ये यानी हम कहें तो वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। पिछड़े बच्चे जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा वो समझ लेते हैं कि यार हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है, हम क्या करें। आपने देखा भी होगा, तो इसीलिए जो शिक्षक होते हैं वो एक तरीके से मार्गदर्शक होते हैं। जो बच्चे अपने आप को कमजोर समझते हैं उनको कमजोर नहीं कहना है कि आप कमजोर हो, नहीं, आपको उनको प्रेरित करना है कि आप ये काम कर सकते हो और आप सीख सकते हो। जब आप उनको इतना ज्यादा मतलब क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो वो सीखने के लिए क्या उनकी रुचि बढ़ेगी और वो भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए शिक्षक जो होता है वो मार्गदर्शक होता है। क्लियर? तो ये पिछड़े बच्चों की विशेषताएं हो गया। अब 19 प्रश्न है कि पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय का वातावरण भयमुक्त होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ऐसा टीचर होना चाहिए कि उन बच्चों के साथ उनको मतलब जो बच्चे हैं उस टीचर के प्रति बहुत ही ज्यादा उनसे डरे नहीं। ठीक है? क्योंकि जब तक डर रहेगा तब तक बच्चे सीखेंगे नहीं, है ना। तो सबसे पहले तो भयमुक्त होना चाहिए। उसके बाद सेकंड कि पिछड़े बालकों के मानसिक योग्यता के लिए पाठ्यक्रम को तय करना चाहिए, यानी उनके हिसाब से ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। उसके बाद धीरे 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 करके बढ़ाना चाहिए उनके लेवल के अनुसार, उनके स्तर के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट, वंचना से आप क्या समझते हो या इसका क्या अभिप्राय है? तो वंचना एक सामाजिक आर्थिक संप्रत्यय है। वंचना की अवधारणा व्यक्ति की असुविधाओं एवं अभावों की ओर संकेत करती है, यानी जो भी जैसे किसी को असुविधा होती है आने जाने, मतलब जो भी अभाव कमी होती है ना, सिंपल, उसी को हम वंचना कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया और ये हमने जितने भी प्रश्न डिस्कस किया, आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ, इतना तो हम कंफर्म कह सकते हैं, बहुत ही क्लियरली रूप से आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट साइंस की क्लास में 5 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, सो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी।